ये कहानी उन लोगों के लिए स्पेशल है जिनको अपनी ज़िंदगी में उनका प्यार नहीं मिल पाया, क्योंकि इस कहानी को जिसने लिखा है जीवन में उनका भी पहला प्यार अधूरा ही रहा। लेकिन इस चोट ने उन्हें ज़िंदगी का असल मायना समझा दिया। उस चोट और उस तकलीफ़ ने ज़िंदगी जीने का बेहतर तजुर्बा दिया। और फिर इस दुनिया में एक असूल ये भी है ना कि ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। खुशियाँ सबके हिस्से में होती हैं, बस वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे लिए खुशियों के मायने क्या हैं। आज ऐसी ही एक कहानी से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिसे पढ़ने के बाद मेरा दावा है कि ये कहानी आप सबके जहन में एक लंबे अरसे तक जीवित रहेगी। मेरा यकीन मानिए, आप जब भी कोई अनजान चेहरा देखेंगे आप इस कहानी को जिएंगे। तो चलिए बिना देरी किए, बिना ज़्यादा बकवास किए शुरू करते हैं। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे, पर मेरी आंखों में नींद का दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था। आंखों में नींद की जगह बस बेचैनी थी, छटपटाहट थी, कुछ उलझने थी, कुछ बेबसी और बहुत ज्यादा मायूसी थी। नींद और ख्याल की जद्दोजहद में मैं मन को शांत करने के लिए छत पर जा पहुंचा। अगस्त का महीना था, पूर्णिमा की रात थी। कुछ समझ में नहीं आया तो पूरे चांद को ही निहारने लगा। चांद को कुछ लम्हे निहारने के बाद एकाएक मेरी नजर एक घर पर पड़ी। हमारे घर से महज 100 या 125 फुट की दूरी पर था, पर वो घर दूसरी गली में था। उस घर के पास ही एक स्ट्रीट लाइट लगी थी और फिर पूरे चांद की दूधिया रोशनी भी थी। मैं उस सफेद घर की बालकनी पर छत को अच्छे से देख पा रहा था और देख पा रहा था उस घर की बालकनी में खड़ी एक लड़की को। वो भी चांद को देख रही थी। मेरी नजर कुछ देर के लिए उस लड़की पर ठहर चुकी थी। वो लगातार चांद को देखे जा रही थी और मैं न चाहते हुए भी उसको ही देखे जा रहा था। तकरीबन कोई 10 मिनट के बाद उसने अपना हाथ अपने बालों को संवारने के लिए उठाया। जैसे किसी नाटक की स्टेज से पर्दा उठता है, ठीक उसी तरह हौले हौले से उसके चेहरे का दीदार हुआ। चांद की रोशनी और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैं उसे देख सकता था। कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट होने का ये भी फायदा है। मैं भी अब अपनी बालकनी में आकर खड़ा हो गया। उसने रेलिंग पर अपने दोनों हाथों को रखा और इधर उधर नजरें घुमाने लगी और मेरा एक हाथ रेलिंग पर था और दूसरे हाथ को मोड़कर अपना चेहरा अपनी हथेली पर रखकर मैं उसको एक टक देखे जा रहा था। अचानक हम दोनों की नजरें एक दूसरे से उस रात में पहली बार टकराई। कुछ पल के लिए एक दूसरे पर नजरें टिकाए रहे। वो नजरों का मिलना और उसका मिलना उस पूर्णिमा की रात में भी धुंधला धुंधला नजर आया। बस उस रात की एक ही बात समझ में आई कि सिर्फ मैं ही अकेला नहीं जाग रहा था, कोई और भी था जो उस रात जाग रहा था। उस धुंधली मुलाकात का मंजर कुछ अजीब था। वो लड़की अब बालकनी से जा चुकी थी और मैं भी वापस अपने कमरे में आ चुका था, लेकिन बार बार उस लड़की का ख्याल मेरे जहन में आया। मेरे ख्यालों की उधेड़-बुन में मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह के 8 बज रहे थे। सुबह बमुश्किल मेरी आंख खुल रही थी। मैं अनमने ढंग से जाग के बैठता ही जा रहा था कि तभी मेरी छोटी बहन निशा चाय लेकर आ गई। मुझे चाय का कप हाथ में देते हुए बोली, जल्दी से चाय पियो और मुझे कॉलेज छोड़ के आओ। जल्दी से तैयार हो जाओ भैया, 8 बज गया है। मैंने उसको हैरानी से देखा और फिर अनमने ढंग से चाय का कप उठाया और वापस छत पर पहुंच गया। छत पर पहुंचकर सबसे पहले उसी घर की तरफ देखा जहां रात में मैंने एक लड़की को देखा था। मैं चाय की हर चुस्की के साथ उसी घर को देख रहा था। अब तक चाय खत्म भी हो चुकी थी, पर वहां पर कोई नहीं आया। मैं पलटकर चलने लगा, फिर सोचा कि एक बार और उस घर की तरफ देख लूं। व्याकुल मन से फिर उस घर की तरफ देखा। इस बार वो रात वाली लड़की छत पर थी। वो छज्जे पर आकर अपने बाल सुखा रही थी और उसको देखकर मैं वैसे ही खुश हो रहा था जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है। अब मैं उसे रात की तरह धुंधला धुंधला नहीं, साफ साफ देख पा रहा था। कुछ वक्त बाद हम दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई, लेकिन इस बार जैसे ही हम दोनों की नजरें मिली, मैंने अपना चाय का कप उसकी तरफ पीने का इशारा किया, मगर मेरे चाय का इशारा करना
शायद उसे पसंद नहीं आया। उसने अपना मुंह बनाया और नजरें घुमाकर बाईं ओर देखने लगी। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत कर दिया और वापस नजरें मिलने तक का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद फिर उसकी नजर मुझ पे पड़ी और मैंने बिना एक पल गवाए अपने बाएं हाथ से अपना कान पकड़कर सॉरी बोला। अब वो मुझे एकटक देख रही थी। मैंने फिर अपने दोनों कानों को पकड़कर माफी मांगी। इस बार वो होठों के किनारे से हल्की सी मुस्कुरा दी और अपने हाथ से कप लेने का इशारा कर दिया। मैं कुछ और बात कह पाता तभी निशा ने फिर आवाज दी, अरे भैया कल नहीं चलना है, आज ही चलना है। इतने देर में तो 10 बार चाय खत्म हो जाती। मैंने अनमने ढंग से उस लड़की की तरफ हाथ हिलाकर बाय बोला। उसने भी जवाब में हाथ हिला दिया। निशा को कॉलेज तक ले जाने और कॉलेज से घर वापस आने तक मेरी नजरों में अभी भी उस लड़की का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। रात के 2 बजे से लेकर अभी दोपहर के 12 बजे तक वो लड़की सैकड़ों बार मेरी आंखों के सामने होठों में हल्की मुस्कान बिखेरती नजर आती रही। अब तो हर रोज का यही नियम बन गया। हम दोनों वक्त बेवक्त अपने अपने छतों पर नजर आ जाते। लगभग 1 महीना हो गया था, लेकिन हम इशारों ही इशारों में बात करते थे। ना तो उसे और ना ही मुझे उसका नाम पता था, और नाम पता चलता भी कैसे। मैं खुद उसका नाम उसके लबों से सुनना चाहता था। आज भी सुबह सुबह मैं छत पर खड़ा उसे निहार रहा था। वो भी मुझे एकटक निहारती रही। फिर अचानक मुझसे नीचे जाने का इशारा किया। मैंने हाथ हिलाकर पूछना भी चाहा कि क्यों, पर उसकी सादगी पर मैं हार गया। इस बार उसने जितनी भावुकता से आग्रह किया, मैं फिर कोई सवाल नहीं कर पाया। मैं अपने घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। करीब 5 मिनट बाद एक 14-15 साल की लड़की मेरे पास आई और मुझसे बोली कि कल सुबह 8 बजे दीदी ने आपको नैना झील के किनारे महादेव के मंदिर पर बुलाया है। उन्होंने बोला है कि आप उन्हें झील के किनारे ही मिल जाना। मैंने उस लड़की से उत्सुकता वक्त पूछा कि कौन सी दीदी? वो पलटकर चलने लगी और बोली, वही जिन्हें आप रोज अपने छत से देखते हैं। मेरे लिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी थी, मैं आज भी बयान नहीं कर सकता। उस दिन उस लड़की का संदेश सुनकर दौड़ा वापस अपनी छत पर गया। मैं उससे कुछ इशारा करता इससे पहले ही वो पलट के चल दी। फिर एकाएक उसने पलटकर मुझे देखा और अपने चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान लाते हुए मुझसे बाय कहकर नीचे चली गई। मैं बहुत खुश था, बहुत बहुत खुश। कल मैं उसको बहुत करीब से देखने वाला था। आज की रात भी बड़ी अजीब थी। उसे कल सुबह देखने की खुशी बार बार कह रही थी कि जल्दी सो जाऊं, पर एक उसका ख्याल था जो बार बार नींद को कोसों दूर छोड़ आता था। मगर जैसे तैसे किसी तरह मैं सो गया। सुबह जल्दी जाग गया, तैयार हुआ और नैना झील के किनारे पहुंच गया। मैं तय वक्त से 30-40 मिनट पहले पहुंच गया, पर वहां पहुंचने के बाद एक विडंबना थी। झील के दोनों ओर महादेव का मंदिर था और मैं तो पैदल ही गया था। पुल से दूसरी तरफ जाने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। पुल थोड़ी दूरी पर भी था। ये वक्त और भी कम हो जाता अगर मुझे तैरना आता होता, लेकिन मुझे तो पानी में जाने से भी डर लगता था। मैं झील के उस पार महादेव के मंदिर को देख ही रहा था कि तभी मंदिर से जरा सी दूरी पर मैंने देखा कि नीले सूट में वही छत वाली लड़की खड़ी है। मैं बिना कुछ सोचे भागता हुआ उसकी तरफ चल पड़ा। हाँफते हाँफते मैं उस लड़की के पास पहुंचा, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, ये तो दूर से दिखने में उस जैसी लग रही थी, लेकिन असल में ये वो लड़की थी ही नहीं। उस पार पहुंचने के बाद मैंने देखा कि हाथ में पूजा की थाली लिए हल्के गुलाबी सूट में वो आ खड़ी थी। एक बार ही दौड़ने में मैं थक चुका था। अब फिर से दौड़ते हुए उस पार गया। वो झील को निशब्द निहार रही थी। मैं उसके पास पहुंच के वहीं बैठ गया। मेरी सांसें बहुत जोर जोर से चल रही थी। उसने मुझे देखा और मेरी हालत देखकर एक मीठी शिकायत करते हुए बोली, वक्त से 20 मिनट देर आए हो, अब तो मेरे जाने का भी वक्त हो गया है। मुझे उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं कोई रेस बस एक कदम की दूरी से हार गया। मैंने उसको पूरी बात बता दी और वो खिलखिलाकर हंस दी। मैं उसको एकटक देखता रहा। उसका मुस्कुराना, उसका थोड़ी देर पहले का वो झूठा गुस्सा, इन दोनों अदाओं में वो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। अचानक से मेरी तरफ हाथ करते हुए बोली, क्या हुआ,
मैंने कुछ नहीं हुआ ऐसा बोलकर उसका नाम पूछा। वो बोली, मेरा नाम अपर्णा है। मैंने जवाब में कहा, बहुत अच्छा नाम है। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो अपर्णा भी माँ पार्वती को कहा जाता है। उसने कहा, हाँ, ये भी माँ पार्वती का ही नाम है। उसने मुझसे फिर मेरा नाम पूछा। मैंने उसको अपना नाम बताया। अब हम दोनों अनजान नहीं थे, हम दोनों एक दूसरे का नाम जानते थे। हम दोनों 1 घंटे तक एक दूसरे से बतियाते रहे और ना चाहते हुए भी अब विदा लेने का वक्त आ गया था। हम अनमने ढंग से एक दूसरे से बाय कह रहे थे। हम लोग अब हर सोमवार को झील के किनारे मिलते थे, खूब बातें करते थे, अपनी खुशी अपना दर्द बांटते थे। जब भी कठिन परिस्थितियों में होती तो मैं निश्चल उसकी मदद करता और बदले में उसने भी मुश्किल वक्त में मेरी बखूबी मदद की। लेकिन हम ना दोस्त थे और ना ही कुछ और, पर जो भी था इस रिश्ते में हम खुश थे। आज की तरह तब हर घर में फोन नहीं था, लेकिन हम दोनों के घर में टेलीफोन था। जब भी मुझे उससे या उससे मुझसे मिलना होता था तो हम अपनी गली के छोटे बच्चों को एक चॉकलेट के बहाने अपनी खैर खबर भेजते रहते। उसकी लिखी दर्जनों चिट्ठियां मेरे एक सूटकेस में जमा थी। अपर्णा से जुड़ी हर चीज को मैं सहेज कर रखना चाहता था और मैंने रखा भी था। मगर जिंदगी में खुशियां ज्यादा दिन तक कहाँ रुकती हैं। उस दिन पहली बार अपर्णा ने मुझे फोन किया और उसी झील के किनारे मिलने बुलाया। मैं आवाज से समझ गया था कि उसका गला रूंधा हुआ था, किसी बात को लेकर उलझन में थी, मगर यह सब उससे मिलने के बाद ही साफ होता। मैं नैना झील के किनारे उसका इंतजार कर रहा था। वो आई और मेरे पास बैठ गई। चेहरे पर शून्यता थी, आंखों में फिक्र, और उसे देखकर लग रहा था कि होठों पर कभी न टूटने वाली चुप्पी घर कर गई है। अपर्णा को ऐसे देखकर मैं अंदर से बेचैन था। मुझे वो मुस्कुराती हुई खुशमिजाज ही अच्छी लगती थी। अजीब रिश्ता था। वो किसी उलझन को लेकर उदास थी और मैं उसे ऐसे देखकर उदास था। कहते हैं ना कि तूफान के आने से पहले एक गहरी खामोशी होती है। आज उसके होठों पर भी कुछ वैसे ही खामोशी थी। आज मेरे कंधे पर अपर्णा ने अपना सर रखा। कुछ देर खामोश ही रही, फिर बोली, अगले महीने की 13 तारीख को मेरी शादी है। तुम्हें बस यही बताने आई थी। मेरे सभी अंदाजे गलत साबित हुए। अब अपर्णा के हिस्से की उदासी मेरे हिस्से में आ चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ टूट सा गया हो। अपर्णा मेरे कंधे पर सर रख के थोड़ा रो ली, लेकिन कहीं मुझे शक ना हो इसलिए पलट कर चलने लगी और फिर रुक कर बाय कहकर बोली, अपना ख्याल रखना। मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम भी अपना ख्याल रखना। हम दोनों की आंखों में अनंत आंसू थे, फिर भी एक दूसरे से छुपा रहे थे। उस दिन के बाद हम हर सोमवार को वहीं झील के किनारे मिलते, साथ में हंसते, साथ में रो लेते और फिर आगे की जिंदगी में दोबारा यूं ही मुस्कुराकर एक दूसरे से मिलने का वादा करते। अक्सर उसकी सवालिया नजरें मुझे वक्त बेवक्त इस रिश्ते का नाम पूछा करती थी। जवाब उसकी आंखों में भी था और मेरे दिल में भी, लेकिन ये रिश्ता सुकून भरा था। अब हम जब भी मिलते तब एक दूसरे से विदा लेते वक्त बिछड़ाव का एहसास होता था, जो लफ्जों में भी कभी बयां नहीं हो सकता था। उस तकलीफ से, उस दर्द से हम दोनों रोज रूबरू होते थे। जिस दिन से अपर्णा ने मुझे अपने शादी की बात बताई थी, उस दिन से मेरी आंखों में एक उदासी ठहर गई थी। बेवजह आंखों में नमी रहती थी। आज 13 तारीख थी, अपर्णा की शादी का दिन था। मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस करना भी भूल गया था। हर वक्त 13 तारीख का इंतजार करता रहता था। उसके लिए मैं खुश भी था, तो दूर कहीं मन के किसी कोने में रोज कुछ ना कुछ टूट कर बिखर जाता था। उसकी शादी में उसे क्या तोहफा दूं, और तोहफा ले भी आऊं तो उस तक पहुंचेगा कैसे। इसी कशमकश में आंखों से कुछ आंसू ढरक ही आए। मैं बाजार गया, वहां से सबसे अच्छी चूड़ियों का एक डिब्बा और एक अंगूठी ले आया। मुझे नहीं पता था कि ये कभी उस तक पहुंचेगा भी या नहीं, लेकिन मैं ले आया। यूं तो अपर्णा ने कई बार मुझसे कहा था कि मेरी शादी में जरूर आना, मगर कैसे जाता। आज निशा भी कॉलेज नहीं गई थी। मेरे पास आई,
मेरे सर पर माँ की तरह हाथ फिराते हुए बोली, भैया सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ परेशान लग रहे हो। मैंने निशा को सोफे पर बिठाया, उसकी गोद में अपना सर रख के सोफे पर लेटते हुए कहा, सब कुछ ठीक है छोटी, बस थोड़ा सा सर दुख रहा है। निशा मेरा सर दबाती रही और न जाने कब मैं उसकी गोद में सो गया। आज निशा में मैंने अपनी माँ की एक झलक देखी थी। जब मेरी आंख खुली तब शाम के 7 बज रहे थे। मैं नहाने चला गया, मन को थोड़ा शांत करना चाहता था। शाम के 8 बज रहे थे। मैं अपनी छत से अपर्णा का घर देख रहा था। रंग बिरंगी लाइटों से सजा घर, और उस घर की छत पर आज अपर्णा को छोड़कर बहुत से चेहरे दिख रहे थे। मैं अपने घर की बालकनी पर खड़ा खड़ा खुद से एक कभी ना खत्म होने वाली जंग लड़ रहा था। मैंने अचानक देखा कि 3 लड़कियां मेरे घर की तरफ आ रही थी। बीच में वो वाली लड़की भी थी जो अक्सर अपर्णा का संदेश लेकर आया करती थी। वो तीनों मुझे अपने साथ ही लेने आई थी। मैं उनके साथ चल पड़ा। उन तीनों ने मुझे एक कमरे के बाहर लाकर खड़ा कर दिया और सब एक साथ बोली, अपर्णा ने आपको बुलाया है। मैं चेहरे पर एक अच्छी मुस्कुराहट लाने की कोशिश करने लगा, तभी अपर्णा ने मुझे कमरे के अंदर बुला लिया। उस कमरे में अपर्णा की बड़ी दीदी, उसकी भाभी, वो और मैं, हम 4 लोग थे। आज अपर्णा बला की खूबसूरत लग रही थी। शादी के जोड़े में वो परियों की रानी लग रही थी। मैंने सबसे हाय हेलो किया और अपर्णा के सामने जाकर खड़ा हो गया। अपर्णा मुझे और मैं अपर्णा को, हम दोनों एक दूसरे को निशब्द निहारते रहे। उसकी आंखों से आंसू छलक ही उठते कि उससे पहले ही मैंने उसके हाथ में चूड़ियों का डब्बा थमा दिया। उस डिब्बे में वो अंगूठी पहले ही रख दी थी मैंने अपर्णा से कहा, परी लग रही हो तुम अपनी दुनिया में हमेशा खुश रहो। जहां भी रहो, जिस हाल में भी रहो, अपने होठों पर ये मुस्कुराहट सजाए रखना, क्योंकि तुम मुस्कुराते हुए बेहद खूबसूरत लगती हो। मैं पलटकर चलने लगा तो उसकी दीदी और भाभी ने मुझसे पूछा, क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? आखिर वो क्या लगती है तुम्हारी? दोनों के सवाल सुनकर मैं पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। एक पल को खामोशी छा गई उस कमरे में। फिर अचानक अपर्णा मेरी तरफ बढ़ी, मुझे कुर्सी से खड़ा करके कस के मेरे गले लग गई और अपनी भाभी और दीदी को जवाब देते हुए कहने लगी कि मैं बताती हूँ मेरा इनसे क्या रिश्ता है। अपर्णा ने जैसे ही अपने लब खोले, मैंने अपनी उंगली रख दी उसके होठों पर। फिर अपर्णा का हाथ उसकी दीदी के हाथ में थमा करके बोला, दीदी, कुछ रिश्ते किसी नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ रिश्ते बेनाम ही अच्छे लगते हैं। मैंने अपर्णा को फिर आखिरी बार कस के गले लगाया। अपने कुछ आंसू उसके माथे पर और उसके कुछ आंसू अपने सीने पर लेकर इस बेनाम रिश्ते की खुशबू लिए मैं कमरे से बाहर आ गया। बस इतनी सी थी ये कहानी। राधे राधे।